Hello everyone, welcome back to Medcomics again. So in this particular video, we are going to discuss some pharmacology part of CNS. You can say that CNS और PNS both है ना. नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे, फार्माकोलॉजी पार्ट डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं. आप अगर वीडियो देख रहे हो तो कंप्लीट वीडियो देखें, ठीक है, क्योंकि अगर आप कल पे छोड़ते जा रहे हैं चीज़ों को तो कल कभी आता नहीं है ना. तो कुर्सी की बेटी बांध लीजिए और एक एक्साइटमेंट के साथ पढ़ने बैठिए. क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा आएगा आपको, ठीक है. अगर जिसने पढ़ रखा है और जिसने नहीं पढ़ रखा है वो पहले पढ़े देन क्वेश्चन करे, ठीक है. पहला क्वेश्चन देखते हैं. विच टाइप ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमिट सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सीएनएस, है ना. सो वो आपको न्यूरॉन्स बताने हैं जो कि जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना. तो अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करोगे तो मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी जो भी सेंसेशन जो भी सिग्नल्स होते हैं ब्रेन से पेरीफेरी में लेके आते हैं, ठीक है ना. मोटर न्यूरॉन्स का ही वर्क होता है. सेंसरी न्यूरॉन्स आपने पढ़ रखा होगा कि हमारा जो भी सेंसेशन होता है लाइक पेन का सेंसेशन हो गया वो ब्रेन तक ट्रांसमिट करते हैं कि कहाँ पे हमको पेन हो रहा है. देन जो भी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो अपना वर्क करते हैं, ठीक है. तो सेंसरी पेरीफेरी टू सीएनएस जाता है एंड मोटर का अगर देखोगे तो सीएनएस टू पेरीफेरी. ओके, तो बोला क्या, अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सीएनएस टू पेरीफेरी. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. मोटर न्यूरॉन. ग्लियल सेल्स एक सपोर्टिंग सेल्स होता है, जैसे न्यूरॉन्स है, ठीक है. न्यूरॉन एक सेल ही है, तो न्यूरॉन का एक सपोर्टिंग सेल्स अगर देखोगे तो न्यूरोग्लिया सेल बोलते हो या ग्लियल सेल्स बोलते हो, सेम चीज है, ठीक है. तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन. सो वी हैव द टू न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, जो कि एक्साइटेटरी होते हैं ना. अगर नेचर वाइज हम बात करते हैं तो अपने पास एक होता है ग्लूटामेट एंड एक होता है एस्पार्टेट. ओके, फर्स्ट वन इज ग्लूटामेट वी हैव एंड वी हैव एस्पार्टेट. ओके, सो अकॉर्डिंग ऑप्शन अगर हम देखते हैं सो ऑप्शन में ऑप्शन डी में आपका ग्लूटामेट दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है. राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन 2. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन थर्ड देखते हैं. व्हाट इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड. आपने बहुत बार पढ़ा होगा सिनेप्स, है ना. गैंग्लियंस होते हैं, प्री सिनेप्टिक, ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, फिर इफेक्टर ऑर्गन, सारी चीज़ें. तो बीच में आपने सिनेप्स पढ़ा होगा हमेशा, ठीक है. सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्स आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसमिशन का वर्क करता है, ठीक है. सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट. फर्दर क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन. सो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है. ब्रेन में कौन सा होता है प्राइमरी. तो प्राइमरी अगर देखोगे तो गाबा होता है, ठीक है. गाबा माइनो ब्यूटारिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और समवेयर इसी का रोल होता है. अगर आप देखोगे एपिलेप्सी वगैरह में तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इन्हीं के बीच में अगर देखो डिस्बैलेंस या इम्बैलेंस जो भी आप बोलते हो, इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है. ये सारी चीज़ें तो उसी वजह से हमको एपिलेप्सी देखने के लिए मिलती है. सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए गाबा, ठीक है. गाबा माइनो ब्यूटेरिक एसिड याद रखना. एंड उसके अलावा अगर देखो तो ग्लाइसिन भी एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की कैटेगरी में आता है, बट अकॉर्डिंग ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो अपने पास क्या है, गाबा है. सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गाबा. ओके, फर्दर क्वेश्चन 5 देखते हैं. विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट्स, है ना. वॉलंटरी मूवमेंट्स अगर देखोगे सो अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है. एएनएस हो गया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उसको तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, ठीक है. एंड एक पेरीफेरल नर्वस सिस्टम भी उसी में समवेयर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पार्ट ही होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ही आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो सोमैटिक अगर देखोगे तो वॉलंटरी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम बोल सकते हो, पीएनएस का पार्ट ही होता है, ठीक है. बट हमेशा इसमें देखोगे तो एक वॉलंटरी मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा. जैसा आपने पढ़ा होगा कि एएनएस में आपको जब आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ते हो तो उसमें आप देखा होगा इनवॉलंटरी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है. अनैच्छिक बोलते हैं, अगर प्योरली हिंदी में हम बात करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए उसको हम अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं, ठीक है. इनवॉलंटरी रिएक्शंस या एक्शंस. ओके, सो गाइस ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम. फर्दर क्वेश्चन 6 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर पूछा है, ठीक है. सो एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, एंडोर्फिन एंड सेरोटोनिन. तो पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर में अगर देखो तो एक टाइप से एंडोर्फिन भी आ सकता है, ठीक है. समवेयर डोपामिन भी होता है ना, क्योंकि डोपामिन पेप्टाइड क्योंकि अमाइनो एसिड से ही बनता है तो पेप्टाइड का रोल वहाँ पे भी हो सकता है. तो अभी के लिए तो ऑप्शन सी पकड़ के चलो आप,
बट होना इस पे बोथ चाहिए। अगर बोथ आपको ऑप्शन में मिलता है, ठीक है, कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट ऐसे करके होता है, तो आपको दोनों के साथ जाना है, ठीक है। वैसे आपने पेप्टाइड पढ़ रखा होगा, ठीक है, एंडोर्फिन्स वगैरह नेचुरली प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, ओपियोइड वाला, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें दोनों बोथ कर लेना आप, ठीक है, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिवीजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट कंडीशन। ये क्वेश्चन आपका जीपैट 2023 में आया था, ठीक है, जीपैट 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्लाइट और जो फ्लाइट कंडीशन हो किसको बोलते हैं। तो जब भी कुत्ता या शेर पीछे पड़ जाता है तो आपको क्या चीज़ आती है, नानी याद आती है, ठीक है, क्या याद आती है, नानी। तो वही चीज़ है कि आप सीधे भागते हो, ठीक है, अगर आपके पीछे कुछ पड़ गया, डॉग पड़ गया तो शेर पड़ गया, ठीक है। तो फ्लाइट वाली कंडीशन होती है, फ्लाइट कंडीशन होती है, एक पैनिक सिचुएशन होती है, यू कैन से दैट पैनिक सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होती है, ठीक है। तो हमेशा सिंपैथेटिक सिस्टम होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बट जल्दबाजी में कभी कभी ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। सो पैरासिम्पैथेटिक आपको पता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन होती है, एंड ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखते हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। सो मानव शरीर के जो है तो अंदर कितनी स्पाइनल नर्व प्रेजेंट है, पेयर्स में पूछा है, तो 31 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, स्पाइनल नर्व। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार हम काउंट भी कर लेते हैं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। थोड़ा जो भी अप्रोप्रिएट एक एक्सप्लेनेशन होता है वो हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहले अगर हम देखते हैं, सर्वाइकल होता है, देन थोरेसिस होता है, ठीक है, थोरेसिस बोल दो, लंबर होता है, ठीक है, एंड देन फोर्थ वन इज सैक्रम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉकिक्स, ठीक है। नंबर्स में अगर बात करोगे तो 8 क्रेनियल होती है, 12 आपको पता है कौन सी, थोरेसिस होती है, लंबर आपकी 5 होती है, ठीक है, सैक्रम भी आपकी 5 होती है, काउंट कर लो, 12 8 आपका 20 हो जाएगा, 5 इसको ऐड कर दो 30 हो गया, कॉकिक्स 1 होती है, नंबर 31 पेयर्स हो गए आपके, ठीक है। याद रखना 33 बोन्स होती हैं, जो अगर वर्टेब्री की बोन पूछी जाए, है ना, नॉट इन एडल्ट, अगर चिल्ड्रन में पूछी जाए तो फ्यूज नहीं होती बोन्स, जो लास्ट वाली बोन्स होती हैं फ्यूज नहीं होती जनरली, ठीक है। इस वजह से उनका जो नंबर बढ़ जाता है, 33 नंबर्स होती हैं, और जनरली अगर बात करोगे तो 26 होती है अगर एडल्ट्स में बात करते हैं नंबर ऑफ वर्टेब्रीज की, ठीक है, मेरुदंड की। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 31, ओके। क्वेश्चन 9 देखते हैं, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सेंस ऑफ स्मेल पूछा है, ठीक है। तो सूंघना जिसको बोलते हो आप, ठीक है, प्योर हिंदी में सूंघना। ऑल्फैक्टरी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सेंस ऑफ स्मेल, अगर देखो क्रेनियल नर्व फर्स्ट होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व अगर पूछा जाए कितने पेयर्स में होती है, 12 पेयर्स में प्रेजेंट होती है क्रेनियल नर्व। ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या चीज़ है इस पे। नर्व अगर बात करोगे तो पहली आपकी ऑल्फैक्टरी हो जाती है, ठीक है, दूसरी आपकी ऑप्टिक हो जाती है, ठीक है, थर्ड वन इज ऑक्यूमोटर, उसके बाद आपका ट्रॉक्लियर हो जाता है, देन ट्राइजेमाइनल फिफ्थ हो जाती है, ठीक है, ट्राइजेमाइनल, एंड फिफ्थ के बाद 6 आपका एब्ड्यूसेंस हो जाएगा, 7 आपका फेसियल हो जाती है, ठीक है, एंड 8 आपकी हो जाती है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, ठीक है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। 9th 8 हो जाती है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, 9th आपकी ग्लोसोफेरेंजियल हो जाएगी, जस्ट ऑन थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। 9th आपकी कौन सी हो जाएगी, ग्लोसोफेरेंजियल हो जाएगी, ठीक है, टंग के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, एंड हाइपोग्लोसल भी समवेयर टंग का ही होता है, ग्लोसोफेरेंजियल। एंड 10th वन इज वैगस नर्व, ठीक है, वैगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पैरासिम्पैथेटिक बोल सकते हो कि ट्रांसमिशन वगैरह जो होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का, सो इसी से हार्ट रेट वगैरह कंट्रोल करती है, ठीक है। ये वैगस जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है आप पढ़ते हो ना, हार्ट रेट आपका डिक्रीज होता है, डाउन साइड पे जाता है, ठीक है, तो इसी की वजह से होता है, वैगस नर्व का होता है वो स्टिमुलेशन। एंड 11 आपका एक्सेसरी होती है, ठीक है, एक्सेसरी, एंड लास्ट आपका 12 जो नंबर की पेयर 12 पेयर होता है क्रेनियल नर्व का, वो आपका कौन सा होता है दोस्त, सो वो हो जाएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, हाइपोग्लोसल हो जाएगा, ठीक है, हाइपोग्लोसल, ठीक है। तो एक बार जल्दी से हम कर लेंगे, पहली आपकी कौन सी थी, पहले आपकी ऑल्फैक्टिव, सेकंड आपका ऑप्टिक हो गया, थर्ड वन इज ऑक्यूमेटर, फोर्थ अगर बात करते हैं टॉक्लियर, देन ट्राइजेमाइनल, उसके बाद एब्ड्यूसन, फेसियल, ग्लोसोफेरेंजियल, सॉरी वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, देन वेगस एंड एक्सेसरी, एंड लास्ट वन इज हाइपोग्लोसल, ओके। कुछ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा ऑल्फैक्टरी नर्व। क्वेश्चन 10 देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स द मसल एक्शन, तो मसल मूवमेंट हो गया, मसल के एक्शन के अगर ब्रेन के पार्ट में देखा जाए तो मोटर एंड कॉर्टेक्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा डेप्थ में हम बात करेंगे तो हम डीप डाइव करने नहीं जा रहे हैं कॉन्सेप्ट में, छोटी छोटी चीज़ें हम देके चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना डीप में आपसे पूछा नहीं जाएगा फार्मासिस्ट, क्योंकि जीपैट का एग्जाम नहीं है ये, ठीक है। सो सेरेब्लम ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, वैसे तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेरेब्लम। इसको लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है, जस्ट बिहाइंड द पोन्स, जो पोन्स वाला पार्ट होता है उसी के पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये मेडुला, सॉरी सेरेब्लम। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ग्लाइकोमा मेडिकेशन इज अनसेफ इन इन्फेंट्स, सो इन्फेंट्स अगर देखो आप, ठीक है, न्यूनेट्स के बाद एक टर्म आती है इन्फेंट्स, है ना, तो 1 ईयर का जो चाइल्ड होता है उसको हम इन्फेंट बोल देते हैं, ठीक है। कुछ वीक से लेके आपको अगर 1 ईयर तक हम बात करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि इन्फेंट की कैटेगरी में आता है। सो आप ब्रीमोनिडिन यूज़ नहीं करते हो इन केस ऑफ, अगर देखोगे एडल्ट में ब्रीमोनिडिन ग्लाइकोमा में दे सकते हैं। ग्लाइकोमा एक बोल सकते हो काला मोतिया, आपने पढ़ा होगा, सफ़ेद मोतिया एक काला मोतिया होता है ना, तो बोल सकते हो काला मोतिया जो होता है वो ग्लाइकोमा होता है। इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर जनरल परसेप्शन है, जनरल डेफिनेशन है, बट बिल्कुल ही गलत डेफिनेशन है जिसने भी बनाई है और जिसने भी आपको पढ़ाई है, ठीक है। बिकॉज अगर इसमें आप देखते हो तो इंट्राओकुलर प्रेशर मोस्ट ऑफ द केसेस में बढ़ा हुआ मिलता है, बट इसमें विजुअल इंपेयरमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, ये भी आप याद रखो, ठीक है। इसलिए जब भी पढ़ो पूरा पढ़ो, या तो या तो क्या करो, बुक बंद करके रख दो, वो ज़्यादा सही है आपके लिए, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं ब्रीमोनिडिन, ठीक है। ब्रीमोनिडिन अगर देखोगे तो ब्रेन सप्रेशन करती है, ब्रेन में या मतलब साइड इफेक्ट है इसका, सीएनएस जो अफेक्ट करती है, इसलिए हम इसको नहीं देते। साथ में एपनिया वगैरह भी कॉज करती है, ठीक है, किसमें, न्यूनेट में। तो यही रीज़न है कि हम ब्रीमोनिडिन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, अनसेफ होती है एंटीग्लाइकोमा इन इन्फेंट्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 12 देखते हैं। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट नियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन अगर देखोगे तो एक रिवर्सिबल एंटी कोलिन स्टेरेज होती है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को समवेयर इंक्रीज करती है, एंड इतना ही है इसका तो, ठीक है। हम करेक्ट देख लेते हैं कौन सा। इट इज़ अ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, बिल्कुल क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होता है, इसलिए वाटर सॉल्यूबल होता है, ठीक है, वाटर सॉल्यूबल होता है। एंड ट्रिपल बी जो एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, एक हाइपोथेटिकल बैरियर होता है, आपको उसको क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद इट इज़ मेटाबोलाइज बाय लीवर, नहीं, सेरम जो स्टेरेज होता है उससे मेटाबोलाइज होता है, सो यहाँ पे लीवर का इतना कुछ रोल नहीं होता। एंड फिर उसके बाद एक सीट आउट होता है आपका किडनी वुडनी से, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इट कैन क्रॉस द ट्रिपल बी, तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करेगा बिकॉज इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल ड्रग, ओके। एंड प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑन कार्डियक मसल, इतना कुछ खास नहीं है। इट पोसेस इन एगोनिस्टिक एक्शन ऑन एनएम रिसेप्टर, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में इसका एक्शन होगा, बिकॉज इवेंचुअली अगर देखोगे आप तो ये इंक्रीज करेगा किसके लेवल को, एसिटाइल कोलिन के लेवल को। एसिटाइल कोलिन का एनएम जंक्शन पे अगर एक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो आप कैसे चल पा रहे हो, है ना, चल के दिखाओ एक बार, नहीं चल पाओगे ना, तो वही सीन है कि तो बढ़ाने वाला है आपका। सो अगर अकॉर्डिंग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए एंड ई दोनों करेक्ट होंगे, लेकिन कुछ ऐसा सीन इसमें है नहीं आपके ऑप्शन में, तो आप एक अलग से ऑप्शन बनाओ, ठीक है, एफ ऑप्शन बनाओ, एंड ए एंड ई बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बोथ आर करेक्ट डालो उस पर, और ये सब चीज़ आपकी करेक्ट होगी, ठीक है। फर्स्ट एंड ए एंड डी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 13 देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रेलिडॉक्सिन, ठीक है, प्रेलिडॉक्सिन आपने पढ़ रखा होगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में हम देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट जाके क्या करता है, रिवर्सिबली ब्लॉक करता है एसिटाइल कोलिन स्टेरेस के एक्शन को, जिससे एसिटाइल कोलिन समवेयर एक्सेस में भी कभी कभी इंक्रीज हो जाता है, फिर आपके लिए वो क्या होता है, समवेयर नुकसानदायक, हार्मफुल होता है आपके लिए, ठीक है, हार्मफुल होता है दोस्त। तो क्या करेगा प्रेलोक्सिम, प्रेलोक्सिम क्या करेगा, रिएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन स्टेरेज एंजाइम, उसको रिएक्टिवेट करेगा, उसको फिर से जिंदा करेगा, चल भाई उठ अपना काम कर तू, ठीक है, परेशान मत कर इतना, ये वाला सीन हो जाएगा, है ना। सो रिएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन स्टेरेज एंजाइम इज गोइंग टू बी अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हमेशा एक स्टेरेटिक जो साइट होती है ना उसी पे बाइंड करता है, क्योंकि एनायनिक साइट पे इसका कोई एक्शन नहीं होता, ये भी याद रखना, ठीक है। दैट इज द रीजन हम कार्बामेट में कभी नहीं देते इसको, है ना। कार्बामेट में याद करो, आपने पढ़ा होगा कि प्रेलिडॉक्सिन सिर्फ हम ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में ही यूज करते हैं, अगर उसकी पॉइजनिंग होती है उसी में हम हमेशा आपका ये देते हैं, ठीक है, प्रेलिडॉक्सिन। और कार्बामेट की अगर पॉइजनिंग है तो फिर हम एट्रोपिन यूज करते हैं। एट्रोपिन आप ऑर्गेनोफॉस्फेट में भी दे सकते हो, कार्बामेट में भी दे सकते हो, बट प्रेलिडॉक्सिन आप ओनली यूज करोगे किसमें, इन केस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ठीक है। ये एक लक्ष्मण रेखा वाली बात है, इसको लिख लेना कहीं पे, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व डज नॉट कंटेन पैरासिम्पैथेटिक मोटर फाइबर्स। सो पैरासिम्पैथेटिक अगर मोटर फाइबर्स की बात करोगे तो क्रेनियल नर्व नंबर 3, ठीक है, 7, 9 एंड 10, ठीक है, 3, 7, 9, 10 ये हमेशा पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स रखती हैं। लाइक ऑक्लीमेटर हो गया आपका, फेशियल हो गया, ठीक है, उसके बाद आप ग्लोसोफेरेंजियल की बात कर लो, साथ में आपका वेगस नर्व होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग ऑप्शन देखते हैं तो 3 बिल्कुल करेक्ट होगा एंड 6 ऑप्शन भी करेक्ट, मतलब थर्ड जो है तो क्रेनियल नर्व होती है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, उसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि 6 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो जो पैरासिम्पैथेटिक मोटर फाइबर कंटेन नहीं करती है, ठीक है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा एंड अगेन आपका 9, 10 तो होता ही है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 15, कोलिनोमाइमेटिक्स आर नॉट यूज इन, तो कोलिनोमाइमेटिक्स जो कोलिनर्जिक सिस्टम को मिमिक करे, उसके एक्शन को मिमिक करे तो उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको जो हम यूज़ करते हैं तो किस केस में नहीं यूज़ करते हैं ये पूछा गया है। तो ग्लाउकोमा में बिल्कुल हम कोलिनोमाइमेटिक यूज़ करते हैं। सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल आपके पास फाइसोस्टिग्मिन है, ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि फाइसोस्टिग्मिन में कौन सी एक इंपॉर्टेंट रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, कौन सी एक रिंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर देखो माइस्थेनिया ग्रेविस में तो बिल्कुल यूज़ करते हैं, हमने नियोस्टिग्मिन यूज़ करके रखा है, दोस्त पायरिडोस्टिग्मिन यूज़ करके रखा है डिसीज़ में, ठीक है। उसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव एटोनी है ना, कभी कभी क्या होता है ऑपरेशन के बाद मसल की मूवमेंट चेक करने के लिए कि मसल मूव कर रहा है, अगर मसल नहीं मूव कर रहा है तो फिर आपका यूरिन हो गया, ठीक है, आपका फीसिस हो गया, ये सारी चीज़ें पास नहीं होती। इसके लिए हम फिर यूज़ करते हैं आपका ये सब, ठीक है, कि मसल का मूवमेंट प्रॉपर हो तो हम नियोस्टिग्मिन वगैरह दे देते हैं, ठीक है। तो एंड पार्शियल हार्ट ब्लॉक में आप नहीं दोगे, ठीक है। हार्ट ब्लॉक देखो हार्ट को ऐसे भी डिप्रेस करता है, ठीक है, पता चला कल मर रहा है आपने उसको आज ही मार दिया दोस्त, तो ऐसे नहीं होगा, है ना, कल मर रहा, कल का मरता आपने आज मार दिया उसको, तो इसको नहीं देना कभी भी, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछे तो हम हार्ट ब्लॉक में नहीं यूज़ करते हैं इसको। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट आर सीन विद कोलिनर्जिक मस्करेनिक रिसेप्टर स्टिमुलेशन एक्सेप्ट, है ना, तो मस्करेनिक कर रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, ठीक है, अगर कोलिनर्जिक वाले, ठीक है, तो क्या क्या रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल सकता है, एक्सेप्ट पूछा है। इसके अलावा स्वेटिंग है, बिल्कुल स्वेटिंग देखने के लिए मिलती है। राइज इन ब्लड प्रेशर कभी इंक्रीज नहीं करता क्योंकि हार्ट को डिप्रेस करेगा तो ब्लड प्रेशर नहीं इंक्रीज करेगा। ट्रोपिन ये काम करता है, गंदा काम जो है तो ट्रोपिन करता है, ठीक है, याद रखना। एंड ब्रेडिकार्डिया तो करेगा ही, यूरिनेशन भी करेगा, ठीक है, यूरिनेशन करेगा, यूरिनरी रिटेंशन करता है ट्रोपिन, आपने पढ़ा होगा, अपोजिट होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो स्वेटिंग हो गया, ब्रेडिकार्डिया, यूरिनेशन, ये 3 चीज़ें करेगा। क्वेश्चन में आपसे एक्सेप्ट पूछा गया है, सो हम चाहेंगे किस ऑप्शन के साथ, ऑप्शन बी, ठीक है। स्वेटिंग आपने पढ़ा होगा कि बीटा ब्लॉकर जब देते हो आप किसी डायबिटिक पेशेंट को, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव जो बीटा ब्लॉकर देते हो तो वो क्या करता है, जो वार्निंग सिम्टम्स होता है हाइपोग्लाइसीमिया को वो इनहिबिट कर देता है, बट स्वेटिंग को नहीं कर पाता क्योंकि वो हमेशा वो क्या, जो कोलिनोमाइमेटिक में मस्कैरिनिक से रिलेटेड होता है, दैट इज द रीजन वहाँ पे आपको स्वेटिंग देखने के लिए हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट में मिलेगी, ठीक है। बाकी ट्रेमर्स हो गया, पैल्पिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो सकता है, टैकीकार्डिया हो गया, ये सब वो मास्क कर दे, ठीक है, छुपा दे, बट ये नहीं कर पाता मास्क, है ना। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखते हैं, रेनल डोज ऑफ डोपामिन, तो रेनल डोज क्या होता है डोपामिन का, ठीक है, रेनल डोज सबसे कम देना पड़ता है, ठीक है। D1, B1 एंड अल्फा 1 3 रिसेप्टर पे डोपामिन वर्क कर सकता है, ठीक है। अगर D1 पे अगर आप देते हो तो वही है, रेनल डायलेशन वगैरह करेगा, ठीक है, तो वही है। समवेयर जो आपका बीटा 1 पे अगर एक्शन देखोगे तो बीटा वन पे अगर एक्शन देखते हो तो हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, और वैसो कंस्ट्रक्टिव एक्शन होता है अल्फा 1 के माध्यम से बाया अल्फा 1। तो डोज पूछा है, रेनल डोज ऑफ डोपामिन अगर देखो तो 1 to 2 माइक्रोग्राम पर केजी मिनट होता है, ठीक है, माइक्रोग्राम पर केजी मिनट, 1 से 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट होता है। अगर उसके बाद अगर बात करोगे तो ठीक है, याद रखना ये चीज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फर्दर क्वेश्चन 2 to 10 भी नोट कर लो, एक चीज़ और होती है इसमें, 2 to 10 अगर पूछे तो बीटा 1 के लिए होता है, मोर देन अगर 10 पूछेगा ना तो वो अल्फा 1 के लिए होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। 1 से 2 आपने ये D1 के लिए याद रखो, रेनल डायलेशन, क्योंकि वहाँ पर D1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। एंड अगर B1 के लिए बीटा 1 रिसेप्टर के लिए पूछेगा तो देन वी आर गोइंग टू मार्क द ऑप्शन ऑफ 1 to 10 एंड मोर देन 10 इन केस ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर, ओके।
या अल्फा रिसेप्टर। क्वेश्चन 18 देखिए, इसमें डी करेक्ट होगा आपका। 18 देखते हैं, द रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर नॉरएफिनेफ्रिन सिंथेसिस। जो नॉरएफिनेफ्रिन की सिंथेसिस होती है, आपने पढ़ा होगा टायरोसिन आता है, देन टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, वो आपका डोपा बनाता है, ठीक है। तो अगर देखो कि डोपा से कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू डोपा, ठीक है, यही आपका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, ठीक है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू डोपा। यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज वर्क करता है, ठीक है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। इसे जो ड्रग इनहिबिट करती है उसको मिटायरोसिन बोला जाता है, मिटायरोसिन बोला जाता है, ठीक है, मिटायरोसिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन टॉक्सिसिटी, है ना, एट्रोपिन टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट पूछ रहा है। सो एट्रोपिन में हम फाइसोस्टिग्मिन देते हैं, ठीक है, फाइसोस्टिग्मिन देते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रेलिडॉक्सिन मैंने आपको बताया ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। नैलेक्सोन हम देते हैं जब हम अफीन चाट जाते हैं, ठीक है, ओपियम डेरिवेटिव, ये सारी चीज़ें होती हैं जो ओपियोइड्स होते हैं जनरली, मॉर्फिन वगैरह। फ्रीमाजेनिल यूज़ करते हैं बेंजोडाइज़ेपिन के केस में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20, ऑल आर कोलिनर्जिक एजेंट्स एक्सेप्ट, सभी जो हैं तो कोलिनर्जिक एजेंट्स है, मीन्स कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स हैं, एक्सेप्ट पूछा है आपसे। सो गैलेंटामिन बिल्कुल होगा, हम अल्जाइमर डिसीज में यूज़ करते हैं ना, हाँ, अल्जाइमर डिसीज में हम यूज़ करते हैं गैलेंटामिन वगैरह। एंड उसके अलावा हम देते हैं डोनेपेजिल भी उसी में आता है, एंड टेक्रिन एंड मिमेंटिन, ठीक है, टेक्रिन भी उसी में आता है। गैलेंटामिन हो गया, डोनेपेजिल हो गया, फाइसोस्टिग्मिन हो गया आपका, ठीक है, एंड रिवर्सटिग्मिन हो गया। सारी ड्रग्स आपकी वही लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है। रिवर्सिबल कोलिनेस्टेरेज जो इनहिबिटर होती है उसमें आपका अगर देखोगे तो ये लिपिड सॉल्युबल कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल मैंने आपको बताया पाइरिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, नियोस्टिग्मिन। क्या याद रखोगे, पाइरिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम एंड नियोस्टिग्मिन, ठीक है। एंड यहाँ पे मिमेंटिन जो होता है एनएमडीए ब्लॉकर होता है। अल्जाइमर डिसीज में हालांकि यूज़ करते हैं हम इसको भी, बट ये एनएमडीए ब्लॉकर होता है, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट जो है उसको ब्लॉक करके वर्क करता है, ठीक है, एक्साइटेशन को समवेयर कम करेगा ये। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मिमेंटिन। क्वेश्चन 21, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स बाइंड टू, तो एस्टेरिक साइट ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज एंजाइम, ठीक है, एस्टेरिक या एस्टेरेटिक जो साइट होती है उस पर इनहिबिट करके या उस पर जो तो वर्क करता है, ये रिएक्टिवेशन करता है इस एंजाइम का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22, विच ड्रग इज नॉट यूज्ड नाउ इन अल्जाइमर डिसीज, ठीक है, तो टेक्निन, गैलेंटामिन, डोनेपेजिल, तो ये याद रखना आप, ये तो यूज़ होती हैं गैलेंटामिन, डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन, ये तो यूज़ करनी है हमको, ठीक है। एंड जो आपका टेक्रिन है, ठीक है, रिवास्टिग्मिन का आपका आता है एक ट्रांसडर्मल पैच ही आता है, याद रखना, ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं रिवास्टिग्मिन को। एंड ऑप्शन है टेक्रिन की जो है तो हिपैटोटॉक्सिटी वगैरह की वजह से हम इतना यूज़ नहीं करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ड्यू टू हिपैटोटॉक्सिटी, लीवर की टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक है, लीवर को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 23 देखते हैं, द शॉर्टेस्ट या शॉर्ट एक्टिंग एंटी कोलिन स्टेरेज ड्रग, है ना, तो जीपेट 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट या शॉर्ट एक्टिंग एंटी कोलिन स्टेरेज ड्रग है वो आपका एड्रोफोनियम है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, टेस्ट में आपने एमेलियोरेटिव टेस्ट होता है जो माइसीनिया ग्रेविस के लिए आई गेस, है ना, हाँ, माइसीनिया ग्रेविस के लिए जो टेस्ट होता है हम उसमें इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, एड्रोफोनियम को। डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कहीं कोलिनर्जिक क्राइसिस है कि माइसीनिया ग्रेविस है, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है, ठीक है, इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एड्रोफोनियम। क्वेश्चन 24 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व डज नॉट कैरी पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो, तो ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे। ऑक्यूलोमोटर करती है, फेसियल करती है, ग्लोसोफेरेंजियल करती है, ट्रॉक्लियर नहीं करती, ठीक है। ट्रॉक्लियर क्योंकि किस नंबर की होती है, 4 नंबर की होती है नर्व क्रेनियल, ठीक है, करती है वैसे कौन सी है, 3, 7, 9, 10, ठीक है, याद रखना। क्रेनियो सैक्रल रीजन इसमें इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 25, अ पेशेंट केम टू अ कैजुअलिटी विथ एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा आफ्टर ट्रीटिंग फॉर ग्लाउकोमा, मतलब आपने आँख ठीक की और उसका फेफड़ा ही जाम कर दिया, है ना, फेफड़ा इन द सेंस कि आपने ठीक है इसका ब्रोंकस ही जाम कर दिया, ठीक है। तो अगर आप बीटा ब्लॉकर देते हो जनरली, ठीक है, वो भी नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर अगर आप दे रहे हो तो समवेयर आप उसकी जो अगर उसका अस्थमा है तो उस अस्थमा को आप प्रेसिपिटेट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि बीटा रिसेप्टर जो होता है डायलेशन का वर्क करता है। अगर आप ब्लॉक कर दोगे तो वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की जीता जागता उदाहरण है कि आपको कभी भी ग्लाइकोमा वगैरह के पेशेंट पे अगर उसे साथ में ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह भी है तो आप उन कभी यूज़ नहीं करते, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, बिटेक्सोलॉल भी बीटा ब्लॉकर है, बट इट इज़ मोस्ट कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर गाइस, ठीक है, इसलिए हम नहीं देंगे, तो दे सकते हैं, सॉरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टीमोलोल। बाकी लेटेनोप्रोस्ट वगैरह तो हम यूज़ ही करते हैं, ठीक है।
एंटीकोलिनेस्टेरेज तो हम यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा ही है, फाइसोएन, पाइलोकार्पिन वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन 26 देखते हैं। बोtulinum टॉक्सिन प्रोड्यूस स्केलेटल मसल पैरालिसिस बाई, ठीक है, स्केलेटल मसल की पैरालिसिस कर सकता है। पैरालिसिस कब होगा? जबकि एसिटाइल कोलिन का रिलीज कम हो सकता है। तो क्या करता है बोtulinum टॉक्सिन, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, ठीक है। तो बोtulinum टॉक्सिन क्या करता है, जो अपना वेसिकल्स में एक बार जब एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसको बाहर आने से रोकता है, ठीक है। भैया तुम बाहर नहीं जा सकते हो जब तक हम नहीं बोलेंगे तुमको, जाके ब्लॉक वगैरह कर देता होगा, जो भी करता है, ठीक है। तो इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 27 देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेंजोडाइजेपिन कैन बी यूज्ड इन एल्डरली एंड दोज विथ लीवर डिसीज एक्सेप्ट, है ना। सो लीवर डिसीज के साथ भी यूज़ कर सकते हो और एल्डर पेशेंट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लोराज़ेपाम बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, ऑक्साज़ोपाम यूज़ कर सकते हो, ट्राइज़ोलाम यूज़ कर सकते हो, बट डाइज़ेपाम, ठीक है, ट्राइज़ोलाम के साथ आप टीमेज़ेपाम भी लिख लेना, टीमेज़ेपाम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट आप डाइज़ेपाम नहीं दे सकते हो, ठीक है, अगर लीवर टॉक्सिसिटी है, लीवर डिसीज है किसी को, ठीक है। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसको नहीं दे सकते। बाकी लोरा, ऑक्सा, ट्राइज़ोलाम, टीमेज़ेपाम ये सब आप यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 28 कैटेकोलामिन्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम, तो कैटेकोलामिन कैसे सिंथेसाइज होते हैं? तो अमीनो एसिड का जनरली नाम दे के रखा है एलानिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन एंड टायरोसिन, ठीक है। तो टायरोसिन से ही बनता है, ठीक है, नाम ही है टायरोसिन से, ठीक है। सो कुछ नहीं, स्ट्रक्चर बना लो, CH2CH COOH एंड आपको एक OH लगा लेना है इधर, ठीक है, बन गया आपका टायरोसिन। एंड इसी टायरोसिन से सबसे पहले अगर देखोगे तो टायरोसिन फिर डोपा बनता है, देन अगेन ये सारी चीज़ें बनती जाती है, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है, बनता जाता है, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन होगा आपका डोपामिन का, देन नॉरएपिनेफ्रिन, उसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन का मिथाइलेशन, इवेंचुअली आपको मिल जाएगा एपिनेफ्रिन, ओके, और एड्रेनालिन। कौन सा करेक्ट होगा यार? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 29 अल्फा 1 है ना, ये आपका अल्फा 1, ठीक है, अल्फा 1A है, ठीक है ना, अल्फा 1 है। अल्फा 1A एडर्नर्जिक ब्लॉकर प्रोवाइडिंग सिंपैथोमाइमेटिक रिलीफ इन BPH, बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बोल सकते हो टाइप से इंक्रीज हो जाता है। अगर देखा होगा आपने, BPH बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, ठीक है। पहले तो देखोगे एल्डरली पेशेंट में देखने के लिए मिलता है, बट अभी कभी क्या है कि मीडियस में भी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के कई रीज़न होते हैं, बोलते हैं कुछ लोग कि, कुछ स्टडीज़ ऐसा बोलती हैं कि अगर ज़्यादा मस्टरबेट करते हो, ठीक है, मस्टरबेशन अगर ज़्यादा कर रहे हो उस केस में भी प्रोस्टेट की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। सो BPH में अगर हम दे रहे हैं तो इन दैट केस टैम्सुलोसिन करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि अगर BPH है तो हम नहीं चाहते कि उसकी BP की भी दवाई अलग से चले, ठीक है। ब्लड प्रेशर अगर उसको नहीं है तो हम ज़बरदस्ती ब्लड प्रेशर की दवाई क्यों खिलाएंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर भूख नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती थोड़ी खिलाऊंगा, वही वाली सीन है, वही वाली बातें होती हैं, ठीक है। तो हम नहीं देते इसको। प्राजोशिन अगर देखो तो आपको पता है हाइपोटेंशन वगैरह कॉज करने लगता है फिर आप, ठीक है, ऑर्थोस्टैटिक वगैरह प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड आपको रात में देनी होती है, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है उस केस में। इसलिए हम टैम्सुलोसिन एक ऐसी ड्रग है जो अल्फा 1A ब्लॉकर होती है, ठीक है। सिम्पैथोलिटिक होना माइटिक सिम्टोमेटिक है, सॉरी मैं इसको सिम्पैथोमेटिक पर दिया था, सिम्टोमेटिक है, ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो BPH में हम टैम्सुलोसिन दे देते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट। अगर टैम्सुलोसिन नहीं है, प्राजोसिन है, तो हम प्राजोसिन भी दे सकते हैं, ठीक है, बट अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर होता है, ठीक है, अल्फा 1A नहीं होता वो, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा टैम्सुलोसिन। टैम्सुलोसिन में बस साइड इफेक्ट थोड़ा देखने को नहीं मिलते प्राजोसिन वाले, ठीक है, कि आपको बेड टाइम पे देना है, फिर ये भी देखना है कि कहीं वो पेशेंट खड़ा हो जाए अचानक तो उसको चक्कर भी ना आ जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्वेश्चन 30 सिब्यूट्रामिन देखो अभी यूज़ नहीं होती, फेनफ्लुरामिन हो गई, सिब्यूट्रामिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऑर्लिस्टेट वगैरह भी दे सकते हैं, ऑर्लिस्टेट यूज़ करते हैं बीपी में, ऑर्लिस्टेट हो गया आपका, ठीक है, लीराग्लूटाइड अपने पढ़ रखा होगा, ये सारी यूज़ करते हैं। तो ये आपका सीवियर वेट लॉस बोल सकते हैं, ओबेसिटी, ठीक है, मोटापे में देते हैं, ठीक है, ज़्यादा अगर ओबेस पेशेंट है, ठीक है, मोटापा बढ़ा हुआ है तो सिब्यूट्रामिन पहले यूज़ करते थे, अब इतना डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं आई गेस, ठीक है, फेनफ्लुरामिन, सिब्यूट्रामिन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 31 ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अटेंशन डेफिसिट ADHD की बात हो रही है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, ADHD, ठीक है। अगर ADHD कोई पेशेंट है तो हम मेथाइलफेनिडेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक और भी ड्रग्स होती है, एम्फेटामिन भी दे सकते हैं मेथाइलफेनिडेट के साथ। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, अगर एक ऑप्शन देते हैं तो मेथाइलफेनिडेट। बाकी फ्लोक्सेटिन आपको पता है, फ्लोक्सेटिन, फ्लोक्सामिन सब
SSRI कैटेगरी की ड्रग है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। जनरली हम डिप्रेशन वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। हेलोपेरिडोल आपका एंटीसाइकोटिक है, पागलपन की दवाई, ठीक है, उसमें यूज़ करते हैं। टेरिफाइलिन, इटोफाइलिन, टियोफाइलिन लॉन्ग एक्टिंग बोल सकते हो, आपका अस्थमा वगैरह में हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। फास्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर। एंड एडेनोसिन A1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है, ठीक है, एडेनोसिन A1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है इटोफाइलिन वगैरह, याद रखना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 32 देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ फ्लूमाजेनिल। तो 30 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है, इसमें तो कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं, अगर याद है तो याद है, अगर आपकी मेमोरी में है सब तो बहुत ही अच्छी बात है, बल्ले बल्ले हो जाएंगी आपकी, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। 30 मिनट होता है, ठीक है, ड्यूरेशन याद रखना फ्लूमाजेनिल का। कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होता है साइट ऑफ द बेंजोडाइजिन वगैरह जो भी है वहाँ पे। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्ट एज अ बेंजोडाइजिन एंटागोनिस्ट। बेंजोडाइजिन एंटागोनिस्ट के फॉर्म में अगर देखोगे तो फ्लूमाजेनिल ही वर्क करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं, रोपिनिरोल इज द मोस्ट यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो पार्किंसन डिजीज में हम यूज करते हैं D1 अगोनिस्ट होता है, डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करता है इनसाइड योर ब्रेन, ठीक है, रोपिनिरोल, जो कि नॉन अर्गोट डेरिवेटिव होता है। अर्गोट डेरिवेटिव तो भी होते हैं और नॉन अर्गोट भी डोपामिन एगोनिस्ट होते हैं, तो ये आपका नॉन अर्गोट डेरिवेटिव की कैटेगरी में आता है, ठीक है। परगोलाइड वगैरह यूज करते हो, अर्गोट डेरिवेटिव, कैबरगोलिन वगैरह यूज कर देते हो, ठीक है। बट यहाँ पे रोपिनिरोल पार्किंसन डिसीज होता है। और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में एक चीज़ होती है जो कि मुझे है, ठीक है, मुझे है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, उसमें भी यूज़ हम करते हैं रोपिनिरोल का, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस अभी चेंज कर दिया गया, गाबापेंटिन वगैरह को कर दिया गया ये गेस रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में। तो ड्रग ऑफ चॉइस मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे खुद क्लियर नहीं है ये चीज़ अभी, ठीक है। तो बट ये है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में हम दे सकते हैं रोपिनिरोल को भी, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पार्किंसन डिजीज। विल्सन में आपको पता है कि डी पेनिसिलामिन वगैरह यूज़ करते हैं ना, हाँ, ट्रायंटिन हो गया, डी पेनिसिलामिन, ये सारी चीज़ें देते हैं। ओके, 35 देखते हैं, लेवेटायरासिटाम XY। तो डायरेक्ट सोडियम चैनल ब्लॉकर बिल्कुल बकवास, डायरेक्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये भी नहीं होगा। सिनेप्टिक sp2 प्रोटीन पढ़ा होगा आपने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सिनेप्टिक बेसुलर प्रोटीन इनहिबिटर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, और एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं, पता है आपको, ठीक है। 36 देखते हैं, अ पेशेंट वाज गिवन डेक्स्टोमेडिटिन, ठीक है, आर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, दिस एजेंट एक्ट ऐसा, ठीक है। तो एक डेक्समेडेटोमिडिन जो होता है आपका, डेक्स स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखी है, ठीक है, इसमें नहीं जाना है आपको, ठीक है। डेक्स्टोमेडेटोमिडिन जो होता है एक अल्फा 2 अगोनिस्ट होता है, ठीक है, बट उसका एक्शन ऐसे नहीं आता जो अल्फा 2 अगोनिस्ट हम कार ये पढ़ते हैं आपका ना, क्लोनिडीन हो गया, मिथाइल डोपा वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, बट ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के रूप में यूज़ कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, इस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अल्फा 2 अगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट एक्ट वाया वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉकेज या ब्लॉकेड, ठीक है। तो कौन सा ड्रग है जो वर्क नहीं करेगा सोडियम चैनल को ब्लॉक करके। तो कार्बामेज़ेपिन, लेमोट्रिसिन, फेनोटोनिन बिल्कुल करते हैं ये वर्क, ठीक है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करके, एपिलेप्सी में यूज़ होते हैं बाकायदा। इथोसक्सीमाइड आपका कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है, ये टी टाइप के जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक करके वर्क करता है। आपका इथोसक्सीमाइड हो गया, एंड आपका विगाबैक्ट्रिन यूज़ करते हो क्या, है ना, एंड जोनिसामाइड भी यूज़ करते हो आप, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सॉरी, वेल्प्रोइक एसिड है वो, है ना, विगाबैक्ट्रिन नहीं है, वेल्प्रोइक, इथोसक्सीमाइड और आपका ये जोनिसामाइड, ये सब यूज़ करते हो। जोनिसामाइड रेनल स्टोन कॉज करता है, साइड इफेक्ट याद रखना, रेनल स्टोन, ओके, जोनिसामाइड का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इथोसक्सीमाइड। क्वेश्चन 38 देखते हैं, द एजेंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर जीरोस्टोमिया इन पेशेंट ऑफ ज़ोगरेन सिंड्रोम, ठीक है। तो वही ये ड्राइनेस हो जाता है माउथ में, ठीक है, जीरोस्टोमिया, सेविमेलिन यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सेविमेलिन। M3 और रिसेप्टर पे इसका एक्शन होता है। क्वेश्चन 39 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मायस्थीनिया ग्रेविस। तो मायस्थीनिया ग्रेविस में ऐसा कोई भी ड्रग यूज़ नहीं करते जो कि मसल को वीक करे, ठीक है। एंड अगर अमाइनोग्लाइकोसाइड की हम बात करोगे तो उसका NM जंक्शन पे वर्क होता है, मसल को वीक करता है। सो हम वी नेवर गिव अमाइनोग्लाइकोसाइड, ठीक है, इन केस ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट, ठीक है। अगर मायस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट का कोई भी पेशेंट है उसमें हम अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, डॉक्टर्स कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। अगर कर देते हैं तो तुम फार्मासिस्ट हो यार, तुमको भी पता है ना, तुम नहीं देना, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अमाइनोग्लाइकोसाइड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस सीरीज में इतने ही क्वेश्चन थे, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है।
एंड ट्राई करेंगे, अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो एक पार्ट और बना लेंगे हम CNS में, जिससे CNS के जैसे अभी बहुत से टॉपिक नहीं हुए, ठीक है, तो वो भी हम कर लेंगे, 1-2 टॉपिक जो भी छूटे हुए हैं हमारे, ओपियोइड वगैरह के इतने क्वेश्चन नहीं थे तो वो भी डाल दिए जाएंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स बढ़िया रहता है, एक 40 क्वेश्चन की सीरीज और बना लेंगे, एक वीडियो और बन जाएगा और आपका जो भी है रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।